अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं बेसिकली एक ब्रिज की प्लानिंग के टाइम पे कौन कौन सी इंजीनियरिंग चीज़ें हो रही होती हैं। और सिर्फ एक ब्रिज डिज़ाइन के लिए ही ये सारी चीज़ें नहीं हो रही होती हैं, एक लार्जर स्कोप होता है पूरे एक इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम को मेंटेन करना। फॉर एग्जांपल कहीं से रोड पास हो रहा है या एग्जिस्टिंग रोड को वाइडन करना है, या कभी कहीं रोड पहुंची ही नहीं है अभी तक, वहाँ के लिए प्रपोजल्स बनाने हैं। तो इसमें सिर्फ स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स ही नहीं इन्वॉल्व होते हैं, हाईवे इंजीनियर्स होते हैं, हाइड्रोलॉजिस्ट्स होते हैं, जियो टेक्निकल इंजीनियर्स होते हैं। काफ़ी लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। एंड कल हमने डिसाइड किया था कि हम अरुणाचल प्रदेश पे जाके सिस्मिक जोन 5 कंसीडर करने वाले हैं। और सिस्मिक जोन 5 के साथ साथ, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश इस एरिया के आसपास लाई करता है, सिस्मिक जोन 5 के साथ साथ आपके पास विंड वेलोसिटी भी कुछ अच्छी होने वाली है, लाइक 44 या एटलीस्ट जो नॉर्मल सिनारियोज में नहीं होती है उससे कुछ ज़्यादा ही वैल्यूज होने वाली हैं। तो ताकि फोर्स कंप्यूटेशन इजी रहे और हमें एक फील भी आती रहे कि कैसे हमें सारी चीज़ें कंप्यूट करनी होती हैं, इस वजह से हमने अरुणाचल प्रदेश या नॉर्थ ईस्ट वाले एरियाज एक्चुअली चूज किए थे। तो यार देखो, अभी हम फाइनली स्टार्ट करेंगे एक अबटमेंट की प्रोपोर्शनिंग। कल हमने डिसाइड किया था कि अबटमेंट के साइज और क्या क्या टाइप्स हमने बेसिकली क्या क्या टाइप्स हमने अलग अलग लाइव प्रोजेक्ट की ड्राइंग से देखे थे। और फाइनली मैंने आपको ये भी बोला था कि कोई भी चीज़ जनरलाइज नहीं है, ऑल्दो वी प्रेफर कि बैक वॉल जो ये वाली वॉल है, ये मतलब अगर थोड़ा सा यहाँ एनोटेट करके बताऊँ आपको कि बैक वॉल जो अबटमेंट की आएगी, अगर वो थोड़ी सी हम इंक्लाइन रख दें ताकि सारे मैक्सिमम फोर्सेस स्टेम के लिए या वॉल के लिए इस लेवल पे होंगे, तो यहीं पे हमें सेक्शन की थिकनेस ज़्यादा चाहिए। और फिर यहाँ हॉन्च वाले ऑप्शंस भी थे हमने जो कल देखे थे, और कुछ स्ट्रेट ऑप्शंस भी थे। तो वो सारे ही एक्चुअली प्रोजेक्ट्स में यूज़ होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये ज़्यादा प्रिडोमिनेंट होता है वो कम प्रिडोमिनेंट होता है। डिपेंड करता है आप कितनी कैलकुलेशन कर रहे हो। अगर आप एक साइकिल कैलकुलेशन ही कर रहे हो और उसमें जो भी आपने साइज लिया वो पास हो गया, जनरली यही होता है कंसल्टेंसीज में, वो मतलब टाइम की अनअवेलेबिलिटी के कारण। इसी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए जो एक बार थोड़ा बड़ा साइज भी वो ले लेते हैं ताकि पास हो जाए सेक्शन इन वन गो ओनली, ताकि ड्राइंग्स बन जाए, सबमिशन हो जाए एज सुन एज पॉसिबल। इस वजह से थोड़ी एफिशिएंट चीज़ें नहीं हो पाती हैं। बट अगर ओवरऑल इकॉनमी देखी जाए तो सिर्फ स्ट्रक्चर की कॉस्ट से ही इकॉनमी नहीं बनती है, उसको कंस्ट्रक्ट करने में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, जैसे हॉर्न्स के यहाँ पे कंपैक्शन इश्यूज जो कल मैं आपको बता रहा था वो आ सकते हैं। और शटरिंग या फैब्रिकेशन वाले को अपने कुछ कंसर्न्स हो सकते हैं। तो इस वजह से हमने फिर फाइनली कल ये डिसाइड किया था कि हम जो अबटमेंट लेने वाले हैं उसमें फुटिंग टेपर करेंगे, और फिर वॉल दोनों सही मतलब सामने से स्ट्रेट रखेंगे, और हॉन्च को थोड़ा सा यहाँ देख लेंगे जैसे कि आप इस सेक्शन में देख पा रहे हो। तो अभी मैंने कुछ नहीं किया, कल किसी एक ड्राइंग में से एक स्पैन उठाया और उसको हमने चेंज किया एज पर आर सूटेबिलिटी। और इस सूटेबिलिटी के कारण अब क्या अबटमेंट की प्रोपोर्शनिंग होगी, जैसे डर्ट वॉल की हाइट क्या आएगी, ये वाले लेवल्स क्या आएंगे, फाउंडिंग लेवल्स ये कैसे आते हैं, इस सेशन में हम फोकस करेंगे उस चीज़ पे। तो देखो यार, सबसे पहले क्या होता है किसी भी एक प्रोजेक्ट में, आपके पास ये जो फाइनल, ये जो FRL जिसको कहते हो आप, इसको कहते हैं फिनिश्ड रोड लेवल। तो ये ऑलमोस्ट आपको हाईवे इंजीनियर्स प्रोवाइड कराते हैं। और हाईवे इंजीनियर्स कैसे प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि यार वो प्लान एंड प्रोफाइल जब डेवलप करेंगे बेस्ड ऑन द सर्वे डेटा रिसीव, किसी भी साइट पे कुछ भी कंस्ट्रक्शन से पहले सर्वे तो होता ही है, टोपोग्राफिकल सर्वे होता है, इन्वेंट्री भी होती है, एक टेम्पररी टीम भी जाती है ऑफिस से, वो देखती है कि एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स वहाँ हैं, उनकी कंडीशंस क्या है, जिसको हम साइट इंस्पेक्शन भी कहते हैं, या उसको जनरली स्ट्रक्चर इन्वेंट्री या रोड इन्वेंट्री भी कहा जाता है। बट उससे पहले सर्वे डेटा होता है, जहाँ कहीं नई चीज़ बननी हो या वाइडनिंग वाइडनिंग होनी हो, तो सर्वे डेटा के अकॉर्डिंग एक अलाइनमेंट, जिसको हम अलाइनमेंट कहते हैं कि यार इन लोकेशन से रोड जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ इस वाले सेक्शन में, इसको थोड़ा जूम करते हैं, यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या पता चलेगा कि कहाँ से जानी है रोड। तो उसके लिए बेसिकली आपको यहाँ से कुछ अलाइनमेंट कैसी बनेगी, ये एक डिसाइड होती है बेस्ड अपॉन एरियाज ऑफ कनेक्टिविटी जो आपको कनेक्ट करने हैं। उस अलाइनमेंट के डिज़ाइन का सारा काम करते हैं हाईवे इंजीनियर्स, और हमारे पास स्पेशली हाईवे इंजीनियर्स में पेवमेंट इंजीनियर्स भी होते हैं बाद में। और
वो पेवमेंट और ये सारी चीज़ें, तो थिकनेस ऑफ पेवमेंट, क्रस्ट क्या रखना है, क्या सीबीआर वैल्यू आई है, ये सारी चीज़ें एक हाईवे इंजीनियर बेसिकली अपने लेवल पे डिज़ाइन करता है। तो हाईवे इंजीनियर से हमें पता चलेगा एफआरएल। इसका मतलब क्या है, ये वाली जो टॉप की वैल्यूज हैं कि भाई आपकी रोड किस लेवल पे चल रही है, ये वाली, तो हमारे पास एक एफआरएल फ्रीज हो जाएगा, एफआरएल आएगा हाईवे से। अब बात आती है कि आपको फाउंडेशन कहाँ रखनी है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें क्या करना है। अगर मैं एक छोटी सी आपको लाइन डायग्राम बना के दिखाऊं यहाँ पे, लेट्स से कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे ये टॉप लेवल है, बिल्कुल रोड टॉप लेवल या एफआरएल, तो ये देंगे हाईवे वाले इंजीनियर्स या हाईवे टीम जो भी आपकी कंसल्टेंसी में है या आपके साथ जो काम कर रही है। और ये वाला जो बॉटम वाला लेवल है, आप जनरली सोचोगे कि यार ये तो जियोटेक से आता है। मतलब एक नॉर्मल अगर इंसान या इंजीनियरिंग फील्ड में जो भी बंदा है वो तो यही सोचता है कि जियोटेक से आता है। बट हमेशा ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना, अभी हम जो ब्रिज करेंगे वो है एक रिवर ब्रिज। रिवर ब्रिज पे क्या होगा, जैसे अगर मैं इसको यहाँ पे एनोटेट करूँ, तो लेट्स से यहाँ पे आपके पास वाटर लेवल रहेंगे। आप देख ही सक रहे हो यहाँ पे HFL वैल्यू एक मेंशन की गई है, वो मैंने यहाँ पे चेंज कर दी है। तो रिवर बेड के कारण आपके यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक रिवर होगी, वाटर करंट फोर्सेस या वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम होगी, जितना ज़्यादा HFL होगा और जितना ज़्यादा बड़ा पीछे कैचमेंट एरिया होगा, उस हिसाब से एक डिस्चार्ज वैल्यू कैलकुलेट होती है। और ये सारी चीज़ें कौन करता है, ये सारी चीज़ें करते हैं हाइड्रोलॉजिस्ट। तो जनरली लोग हाइड्रोलॉजिस्ट को कर देते हैं इग्नोर, बट ऐसा नहीं है। सारे ही इंजीनियर्स अपना अपना काम अपने अपने हिसाब से करते हैं, और उन सारा ही एक चीज, सारे ही इंटरडिपेंडेंट हैं। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोलॉजी वाले ने कुछ कह दिया तो उसकी बात नहीं माननी है, सबकी बात माननी है। तो सबका साथ सबका विकास जो आप सुनते हो, वो एक्चुअली एक इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी में होता है। ऑल दो स्ट्रक्चर और हाईवे वाले इंजीनियर्स आपस में काफी टाइम डिस्कशंस करते रहते हैं, थोड़े से क्लैश होते हैं, क्योंकि यार अगर वो थोड़ी सी भी अलाइनमेंट चेंज कर दें तो हमारे स्ट्रक्चर पे एफआरएल बढ़ जाएगा, हमारे स्ट्रक्चर का टाइप भी चेंज हो सकता है स्ट्रक्चर के ऊपर फेल आ जाए। तो यार ये सारी चीजें एक ऑफिस के रूटीन वर्क में होती ही हैं, बट दीज आर एक्चुअली मेंट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी जहाँ पे भी वो स्ट्रक्चर बन रहा होता है। तो यहाँ पे मैंने जो अभी जियोटेक लिखा था, इसके साथ में मैं एक हाइड्रोलॉजिस्ट का नाम भी ऐड करना चाहूंगा। वो इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि यार यहाँ पे क्या होगा ना, जब HFL आएगा या मतलब रिवर अपने फुल कैपेसिटी पे रन कर रही है, तो स्कोर डेप्थ कैलकुलेट होती है। स्कोर डेप्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कोर डेप्थ कैलकुलेट होगी, वो HFL के लेवल से कैलकुलेट होती है। और ये चीज़ें आपको कैसे पता चलेंगी, ये आपको IRC 78 एक इंडियन रोड कांग्रेस में IRC 78 कोड है, जो मैंने आपको शेयर भी किया है और आपके पास अभी रिसोर्सेज में है अभी। IRC 78 सब स्ट्रक्चर्स के लिए यूज होता है ब्रिजेस में। तो IRC 78 का 2014 वर्जन अभी है, और इसमें इसकी लिमिटेशंस हम जब कोर्स कर लेंगे उसके बाद बताऊंगा आपको। बट ये अभी भी फॉलो हो रहा है, ऐसा नहीं है दिस इज वेल रूल्ड आउट, ये फॉलो हो रहा है और अभी तक तो फॉलो हो ही रहा है प्रिडोमिनेटली काफ़ी इंडियन इंडियन कंसल्टेंसीज में, और जहाँ पे भी इंडियन प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो IRC 78 में क्लियरली दिया हुआ है कि जो भी आपकी HFL की वैल्यूज आएंगी, जस्ट अ सेकेंड, जैसे यहाँ पे आपके पास लेट से ये HFL की वैल्यू आ गई, कुछ मान लो कि यहाँ पे कुछ ये HFL की वैल्यू आ गई, इस वैल्यू से कुछ मीन स्क्वायर डेप्थ कैलकुलेट होती है, जो कि IRC 78 में कहाँ दिया है, वो मैं आपको अभी शेयर करूंगा स्क्रीन। मीन स्क्वायर डेप्थ कैलकुलेट होने के बाद आपके पास आएगा एक यहाँ पे लेवल, ये मान लो मीन स्क्वायर डेप्थ है। अब आप सोचोगे कि मीन स्क्वायर डेप्थ आ गई, बस यहाँ पे रख दो फुटिंग और हो गया काम, ये वाला लेवल आ गया। फिर जियोटेक से भी कंफर्म कर लेंगे कि क्या वहाँ पे सेफ बेरिंग कैपेसिटी अच्छी खासी है, जो प्रपोज कर सकता है कि नहीं यहाँ पाइल फाउंडेशंस चलेंगी या फिर ओपन फाउंडेशंस चलेंगी। तो मीन स्क्वायर डेप्थ पे हमें नहीं देखना होता है, इससे भी नीचे हमें फुटिंग रखनी होती है, एटलीस्ट 2 मीटर्स। ये कोड में दिया हुआ है, अगर आपकी एक नॉर्मल सॉइल है, कोई प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन नहीं है उस पर। तो ये अभी हम पढ़ते हैं क्लॉज कोड का। तो इसका मतलब ये है कि यार टॉप का लेवल हाईवे इंजीनियर्स देंगे, और जो बॉटम मोस्ट लेवल होगा वो कैसे गवर्न होगा, वो गवर्न होगा इधर जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन से या हाइड्रोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन से। तो हाइड्रोलॉजी वालों का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और काफ़ी DPR में लोग हाइड्रोलॉजी करवाते ही नहीं है, ये मैंने बहुत बार नोट किया है। एंड देन एट द एंड ऑफ द डे कुछ ना कुछ इश्यूज आते हैं, सही साइजेस नहीं निकलते हैं स्ट्रक्चर्स के।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस कर रहा हूँ कि हाइड्रोलॉजिस्ट का काम भी बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। वो आपको स्कोर डेप्थ निकाल के देगा, स्कोर डेप्थ से फिर आपको एक एस्टिमेटेड फाउंडिंग लेवल भी बता सकता है। उसके बाद आप जियोटेक कैपेसिटी वहाँ चेक करवा लो कि अगर वहाँ पे अच्छी जियोटेक कैपेसिटी है, एसबीसी जिसको सेफ बेरिंग कैपेसिटी कहते हैं, तो आप ओपन फाउंडेशन रख सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर स्पैन टाइप। कल एक पार्टिसिपेंट ने ये भी पूछा था कि हमें स्पैन कैसे डिसाइड करना है। मान लो कि आपके पास जस्ट अ सेकेंड, मान लो कि आपके पास एक 100 मीटर की, मान लो ये रिवर है 100 मीटर, इसका क्रॉस सेक्शन ऐसा है, तो आप स्पैन कैसे डिसाइड करोगे? क्या आप सिंगल स्पैन रख दोगे? मतलब यहाँ पे अगर मैं एक सपोर्ट बना दूं टेम्परेरीली, तो क्या आप सिंगल स्पैन 100 मीटर का बना दोगे? बना सकते हो, लेकिन उसके लिए यहाँ पे जो सॉइल होनी चाहिए वो इतनी केपेबल होनी चाहिए कि इस 100 मीटर के सिंगल स्पैन स्ट्रक्चर पे जो भी लोड आएगा वो नीचे चले जाए फाउंडेशंस में, या फिर आप यहाँ पे पाइल फाउंडेशंस दोगे। और क्या 100 मीटर्स बनाना जरूरी ही है? देखो, अगर यहाँ पे आपके पास बेड प्रोफाइल कुछ ऐसी है कि यहाँ पे आप बीच में पियर दे सकते हो और वहां पे हो सकता है पाइल देनी पड़े, तो आप 2 स्पैन्स दे दो, उससे यहाँ पे भी लोड कम हो जाएगा, यहाँ पे भी सारा लोड एक्चुअली आधा हो जाएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन योर स्ट्रेटा एज वेल एज योर टेक्निकल क्लासिफिकेशन ऑफ दैट एरिया, आप डिसाइड कर सकते हो कि कितने स्पैन्स हमें देने हैं। एक्चुअली ये एक वास्ट टॉपिक है, इस कोर्स में तो मैं बस आपको एक टच दे रहा हूँ इसकी। इस पे फिर किसी दिन डिस्कशन की कर सकते हैं हम, अदरवाइज हम कहीं के कहीं चले जाएंगे। तो इस सब को मैं अभी के लिए डिलीट कर रहा हूँ। तो मेन जो मेरे को आपको बताना था वो था कि हमें लेवल्स कैसे फ्रीज करने हैं, टॉप के बॉटम के। तो आप ये समझ गए हो अब कि जियोटेक से और हाइड्रोलॉजिस्ट से, दोनों से कंसल्ट करने के बाद एक बॉटम का लेवल हम डिसाइड कर सकते हैं। अब ये कोड में कहाँ लिखा है इसका भी मैं आपको ट्रेलर दिखा देता हूँ। तो मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ IRC78 की। अगर आपको IRC78 डिस्प्ले हो रहा है तो आप रिएक्शन दे के मुझे कंफर्म कर सकते हो। और IRC78 में हम चलेंगे पेज नंबर 19 पे चलते हैं पहले, जो कि PDF का 19 पेज होगा। यस, तो देखो PDF का 19 पेज ये अब खुल चुका है। अब इस PDF के 19 पेज में जैसे मैं आपको बता रहा था, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ स्कोर फॉर डिजाइन ऑफ फाउंडेशन, तो आप अगर इस लाइन को पढ़ते हो, द डिजाइन डेप्थ ऑफ स्कोर बिलो द HFL, तो जो भी HFL हमने अभी स्क्रीन पे बनाया था उससे कितना नीचे डेप्थ ऑफ स्कोर डेप्थ आती है वो कैलकुलेट होगी। तो ये वैल्यू कैसे आएगी, ये इसके ऊपर जो क्लॉजेज हैं उसमें दे रखी है, बट क्योंकि इस सेशन में हम अबटमेंट की डिजाइन पे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, तो जस्ट आपका एक बेस बनाने के लिए ना, ताकि आप कभी इंटरव्यूज में आपको ये भी पूछ सकते हैं कि यार ये कहाँ से आता है, उस चीज़ के लिए थोड़ा प्रिपेयर कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं डायरेक्टली अबटमेंट पे भी आ सकता था। तो पियर्स के लिए हमेशा 2 DSM रहता है, स्कोर डेप्थ फ्रॉम HFL। और अबटमेंट्स के लिए आप 2 भी ले सकते हो, 1.27 भी ले सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन क्राइटेरिया क्या है। अगर देखो, हमारे केस में हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि स्कोरिंग हर जगह होगी, तभी तो वाटर करंट फोर्स लगेगा। अगर मैं आपको वापस से वाइट बोर्ड डिस्प्ले कराता हूँ, जिसमें आप देख रहे हो कि यार स्ट्रीम कुछ ऐसी सी है। तो आप देख रहे हो कि यार यहाँ पे, अगर यहाँ पे स्कोरिंग कैसे होगी, हो ही नहीं सकती अगर ये ग्राउंड प्रोफाइल ही ऐसी जा रही है, वो पानी तो यहीं से आ जाएगा सारा। तो हम अभी इस केस के लिए कंसिडर कर रहे हैं कि ये वाला जो एरिया है ये कभी भी स्कोर अप हो सकता है, ये इतना फर्म बेड नहीं है, फर्म रॉक नहीं है, या अच्छी सॉइल नहीं है, इरोड हो सकती है। तो ऑल स्कोर कंडीशन में हमें अबटमेंट के लिए जो क्राइटेरिया दिया गया है उसके हिसाब से लेवल डिसाइड करना पड़ता है। तो ये तो हो गई HFL से स्कोर डेप्थ निकालने की बात। अब जो मैंने आपको दूसरी बात बताई थी कि स्कोर डेप्थ के बाद भी ये वाली वैल्यू जो आप देख रहे हो, इतने मीटर्स हमें नीचे रखनी ही रखनी है फाउंडेशन, उसको भी देख लेते हैं IRC78 में। तो मैं वापिस से IRC78 आपसे शेयर करता हूँ, और हम अब चलते हैं, आई थिंक इसके आगे होना चाहिए पेज 22 पे। तो ये देखो यार, ये ओपन फाउंडेशन की डेप्थ ऑफ फाउंडेशन क्या और क्या क्राइटेरियाज हैं, क्या क्लॉजेज हैं, उसके लिए चीज है। अब देखो, कोड तो हमारे पास सारे हैं, लेकिन अगर आप एक एक क्लॉज पढ़ने लगोगे कोड का स्टार्टिंग से, तो आप बस कोड पढ़ोगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई होता है। इसीलिए ये जो क्लासेस, या अगर आपने ग्रिलेज के भी एपिसोड्स यूट्यूब पे देखे होंगे, तो जहाँ पे जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी, अगर आप उस अप्रोच से पढ़ते हो कोड को, अगर आप एक डिज़ाइन कंसल्टेंसी में हो या डिज़ाइन करना चाहते हो, तो आपको सारा कुछ याद भी नहीं रखना है और सारा डरना भी नहीं है कोड से कि कहाँ वो वैल्यूज लिखी होंगी।
तो ये वही बंदा आपको बता सकता है जो खुद डिजाइन करता हो या जिसने कभी एग्जीक्यूट किया हो। अगर मैं भी आपकी तरह, जैसे कॉलेज में क्या होता है, हम चैप्टर वाइज आगे प्रोसीड करते हैं क्योंकि टीचर भी साथ में चैप्टर पढ़ते हैं और आप भी साथ में चैप्टर पढ़ते हो। तो वो और इंडस्ट्री में काफी गैप है, इसी चीज को ब्रिज करने का हमारा मेन इंटेंशन है, तो वो हम करेंगे ही। तो इस वाले क्लॉज में आप देखो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन यहाँ पे जो दिख रही है मुझे, इसमें मैं अभी नीचे स्क्रॉल करता हूँ और नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे ओपन फाउंडेशन के लिए कुछ कहा गया है। तो जो मैं आपको बता रहा था कि 2 मीटर नीचे रखना होता है, आप पढ़ सकते हो इस चीज को। द मिनिमम डेप्थ ऑफ ओपन फाउंडेशन शेल बी अप टू स्ट्रेटम हैविंग सेफ बेयरिंग कैपेसिटी, जहाँ पे जियोटेक वालों का काम आ गया जो मैंने आपको बताया, बट नॉट लेस देन 2 मीटर्स। तो ये जो उसने बट नॉट लेस देन कह दिया ना, यहाँ से इसने हाइड्रोलॉजी वालों की इज्जत बढ़ा दी। ये चाहे जियोटेक वाला हो सकता है, अगर आप वापस उस सब फिगर को देखोगे जो हमने व्हाइट बोर्ड पे रखी हुई है। अब देखो ना यार, यहाँ पे सॉइल प्रोफाइल क्या है, सॉरी ये तो ऐसे एनोटेट हो गया। यहाँ पे सॉइल प्रोफाइल कैसी है, आप यहाँ देखो ध्यान से। क्या इतने नीचे फाउंडेशन रखने की जरूरत आपको लग रही है? मतलब अगर आपका टेपर हो रहा है ये सारा कुछ, यहाँ पे टेपरिंग हो रही है, ग्राउंड आपका ऊपर जा रहा है, फाउंडेशन आपने यहाँ रखी है। मेरे अकॉर्डिंग अगर कोई एक लेमैन देखेगा तो वो बोलेगा यार मैं तो यहाँ पे भी फुटिंग रख सकता था क्योंकि ये भी तो ग्राउंड ही है, इतने नीचे क्यों लाई है मैंने? वो इसीलिए लाई है कि नॉट लेस देन 2 मीटर्स फ्रॉम मीन स्क्वायर डेप्थ, और जो HFL स्क्वायर डेप्थ से क्राइटेरिया आया है। हो सकता है जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन यहाँ अच्छी हो, बट अगर हम ऑल अराउंड स्क्वायर स्कोरिंग कंसीडर कर रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ फाउंडेशन में भी इन फ्यूचर जब हाई फ्लड कंडीशंस बनेगी कभी, तो वो फिजिबल ना हो, इसलिए ये नीचे आई गई है। और अब दूसरी साइड भी इसको आप देख लो, दूसरी साइड भी आप देख सकते हो, ये फाउंडेशन थोड़ी ऊपर भी रख सकते थे क्योंकि ग्राउंड प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ये तो ऐसे जा रहा है। यहाँ पे ग्राउंड है ही तो इतना नीचे क्यों आना है, ये सब क्यों देना है? तो ये सारी चीजें होती है इंटरडिपेंडेंट, इसके बेसिस पे ये कलेक्टिव डिसीजन लिए जाते हैं और एक साइज फ्रीज होता है। कल हमने डिस्कस किया था कि हम एक पैरेलल या मतलब स्ट्रेट वॉल हॉन्च के साथ विद टेपर्ड फाउंडेशंस डिजाइन करेंगे। तो वही चीज मैं इस क्लास स्टार्ट होने से पहले एक्सेल में प्लॉट कर रहा था। अगर आप एक्सेल अभी देख पा रहे हो तो मैंने ना वो वैसा सा सिस्टम बना दिया। अब हमें बेसिकली ये क्या डायमेंशंस रखनी है जो कि इस सेशन का ऑब्जेक्टिव भी है, उसको हमें फिगर आउट करना है। तो मैं वापस आपको लेके जाता हूँ अब वाइट बोर्ड पे, वाइट बोर्ड से हम शेयर करेंगे। मैंने यहाँ नीचे पहले ही पेस्ट कर दिया था। तो अब हमें यहाँ पे निकालने हैं ये सारे लेवल्स। लेवल्स जैसी जैसी जैसे जैसे लेवल्स निकलते जाएंगे आपको क्लैरिटी होती जाएगी। जैसे ये हो जाएगा फाउंडिंग लेवल, ठीक है। तो जब ये सारे लेवल्स आप निकाल लोगे उसके बाद टोटल हाइट क्या बन रही है ये भी पता चल जाएगा, डर्ट वॉल की हाइट क्या बन रही है ये भी पता चल जाएगा, तो सारी चीजें पता चल जाएंगी। तो फाउंडिंग लेवल कैसे निकलेगा वो मैंने आपको बताया। HFL की वैल्यू लो, कुछ मीन स्क्वायर डेप्थ कैलकुलेट हुई होगी जो हम अभी नहीं करेंगे, वो हाइड्रोलॉजी से आएगी, ठीक है। मीन स्क्वायर डेप्थ, मीन स्क्वायर डेप्थ, उसके बाद आप 2 मीटर्स नीचे कर दो। तो लेट से अभी ये जो इस इमेज में ऑलरेडी ऊपर जो भी कैलकुलेट हुआ हुआ है, आई थिंक इस इमेज को ही मैं नीचे ले जाता हूँ ताकि हम यहीं पे पैरेलली बना दें, या इसको ऊपर लेना पड़ेगा। ओके, तो अभी हम ये वाली HFL की वैल्यू लेते हैं 556, बट फाउंडिंग लेवल अभी यही लेते हैं, फिर प्रोसीड करेंगे धीरे धीरे अलग अलग लेवल्स पे और आपको क्लैरिटी होगी काफ़ी चीज़ों की। तो मैं यहाँ लिख, अगर आपके पास कैलकुलेटर्स हैं तो आप निकाल सकते हो और खुद भी वेरीफाई कर सकते हो, मैं भी यहाँ कैलकुलेट करूंगा ही। तो ये हो गया फाउंडिंग लेवल। अब ये वाला लेवल कैसे आएगा, ये हमें कुछ डेप्थ यहाँ एज्यूम करनी पड़ेगी। लेट से यहाँ पे अभी डेप्थ हम रख रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा कि मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन क्या होती है। अगर किसी को पता है तो चैट बॉक्स में डाल दे। IRC 78 के अकॉर्डिंग, एज पर IRC 78, मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है 300 mm। इसका कौन सा क्लॉज है ये हम अभी, अगर टाइम बचता है तो शेयर करते हैं स्क्रीन पे। तो 300 mm ओपन फाउंडेशन पे आपको देनी ही देनी है। लेट्स सी, ये सचिन ने बताया 300 mm, सो दैट्स करेक्ट। तो अब देखो 300 mm मिनिमम है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें यहाँ 300 ही देनी है, हम इससे ज्यादा ही देंगे व्हेन देयर इज एन ओपन फाउंडेशन।
तो अगर मैं यहाँ पे लेट्स से 500 mm ले लेता हूँ फॉर द टाइम बीइंग 0.5, तो ये वाला लेवल बताओ क्या होगा। इसमें कुछ नहीं करना है, 552.6 प्लस 0.5 करना है, और ये वैल्यू आती है, अभी मैं कैलकुलेट करके इसको लिखता हूँ, 552.6 प्लस 0.5 553.1, ये आई है ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूँ 553.1। अब ये वाली डेप्थ क्या होनी चाहिए और ये स्लोप कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीजें आपको पहले पता थी, अभी आपको पता चलेंगी धीरे धीरे। तो ISC 78 क्योंकि सब स्ट्रक्चर्स का कोड है, और बार बार मैं ISC 78 कर रहा हूँ क्योंकि भाई वही कोड यूज हो रहा है। तो ये जो स्लोप हम देते हैं ना, ये जो टेपरिंग हम करते हैं, इसकी मिनिमम जो चीज़ है, मिनिमम कुछ रेशो है, वो क्या होती है, वो होती है 1:3। अब देखो अगर मैं इसको तोड़ूं दो पार्ट्स में, और ये है इसका enlarged वर्जन, तो ये वाला जो ये ट्राइंगल जो बना है, ये वाला शेडेड पोर्शन है, तो 1:3 की मिनिमम रेशो से आप अगर टेपर करते हो तो लोड ट्रांसफर इफेक्टिव होते हैं, और दूसरा एडवांटेज मिलता है, कंक्रीट फ्लो अच्छा होता है। ठीक है, बट अगर आप वन मतलब अब इसको ना, आप ये देखो, एक तो ये कर्व हो गया, और आप इसको स्टीप भी कर सकते हो, स्टीप नहीं कर सकते, आई मीन टू से कि आप इसको ऐसे नहीं कर सकते, 1:2 नहीं कर सकते, आप इसको 1:4 कर सकते हो। जैसे मान लो कि अगर मैं 1:4 करूंगा, तो ये वाली डायमेंशन थोड़ी बढ़ जाएगी, तो ये थोड़ी फुटिंग बड़ी भी हो सकती है 1:4 से, और या फिर यहाँ पे जो डेप्थ है वो अलग हो सकती है, 1:4 कर सकता हूँ। तो मिनिमम 1:3 है, हमें 1:2 नहीं करनी है, 1:1 नहीं करनी है, क्योंकि 1:1 से क्या होगा, बहुत ही स्टीप हो जाएगा, ऐसा सा कुछ अरेंजमेंट हो जाएगा। 1:1 तभी होगा ना जब ये दोनों इक्वल होंगे। तो इतना ज्यादा स्टीप अगर आप फाउंडेशन दे रहे हो, मतलब कि यहाँ से ऐसे कर रहे हो, तो उसका क्या फायदा है। इस वजह से हमें काफ़ी चीज़ें ध्यान में रखनी है। 1:3 का क्लॉज भी कोड में ही लिखा हुआ है, ये भी मैं आपको पहले बता देता हूँ। ओपन फाउंडेशंस में जनरल देखो, जो पहले हम चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि 300 mm होनी चाहिए मिनिमम। ठीक है, तो ये हो गई है 300 mm। अब इसमें एक और कैच है, आजकल जो बॉक्स कल्वर्ट्स बन रहे हैं, प्री कास्ट बॉक्स कल्वर्ट्स हैं, उसमें आप देखोगे बॉटम स्लैब 200 या 250 भी ले रहे हैं लोग। तो यार 200 तो मतलब आप देखो ना, 200 अगर आप लेते हो, प्री कास्ट भी मान लो है, फिर भी आपको 50-50 का कवर तो ऊपर नीचे देना ही है, 50 का ऊपर और 50 का नीचे। अगर प्री कास्ट और अच्छा ग्रेड है कंक्रीट का, लेट से M40 तक है, तो भी 50-50 का कवर देना ही है। और अगर आप 200 ले लेते हो डेप्थ, तो 100 की तो लीवर आर्म बनेगी, उसमें क्या ही रेजिस्ट होंगी चीजें। तो इसीलिए कोशिश किया करो इन सारी आर्ग्यूमेंट से अपने क्लाइंट को या कॉन्ट्रैक्टर को मनाने के लिए कि भाई तू 250 का फैब्रिकेट कर ले, एक ही बात, तो शटर प्लेट तेरे को बनानी है अगर प्रीकास्ट भी कर रहा है, क्योंकि सारी चीजें लीवर आर्म से। छोटे मोटे जो बॉक्स के साइज है उसमें तो चल जाता है, बट अगर कुछ बड़ा बॉक्स आ जाता है, थोड़ा बहुत भी ज्यादा, थोड़ा लाइक से 3x3 का भी आ जाता है, उसमें फिर 200 वाली चीज नहीं चलती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आप सीधा ये क्लॉज फेंक देना उसके सामने कि यार मिनिमम 300 देनी है, तो मैं तो फिर भी 250 दे रहा हूँ, तो तब भी वो मतलब हो सकता है कन्विंस हो जाए। बट एनीवेज, तो ये वाली चीज़ आपको क्लियर होगी कि 300 हमें देनी होती है मिनिमम। अब हम आते हैं वापस से जो मैं आपको डिस्कस करने वाला था, 1:3। तो ये रहा वो क्लॉज, अभी मैं इसको एनोटेट करता हूँ। यस, क्लॉज 707 एज इट इज। तो यहाँ पे देखो क्लियरली लिखा हुआ है, टू इंश्योर प्रॉपर लोड ट्रांसफर, जो मैं आपको बता ही रहा था, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ डेप्थ टू लेंथ या वेथ दोनों हो सकता है, शुड बी 1:3। मतलब अगर आप 1 मीटर्स या 100 mm नीचे जा रहे हो, तो आपको 300 mm, अगर लेफ्ट साइड या राइट साइड जाते हो, अगर आप 100 mm नीचे जा रहे हो और 300 mm ऐसे है, तो ये जो स्लोप बनेगी ये होगी 1:3। ठीक है, तो इसीलिए ये जो आपको टेपर्ड फाउंडेशन का जो आपने कल डिसीजन ले लिया, उसकी वजह से ये भी आपका एक फंडा क्लियर हो गया। अदरवाइज अगर हम एक नॉर्मल फाउंडेशन ही कर लेते जो कि बिल्कुल स्ट्रेट रहती, तो फिर सेम डेप्थ रहती, तो मैं हो सकता है आपको नहीं बता पाता, अनइंटेंशनली भी नहीं बता पाता। तो ठीक है, ये तो हमारा फायदा ही हो गया। अब वापस से मैं आपको लेके आ रहा हूँ वाइट बोर्ड पे। वाइट बोर्ड डिस्प्ले होते ही आप थम्स अप या हैंड रेस कर सकते हो, मुझे तो लग रहा है डिस्प्ले हो ही रहा है अभी। यस, तो इससे देखो, अब
इसका बेनिफिट क्या होगा कि हम ना ये वाली डेप्थ निकाल पाएंगे। अगर 1:3 से ज्यादा हम कर सकते हैं, जैसे 1:4 भी कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 1:5 भी कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मान लो मैं 1:10 कर रहा हूँ, तो यार ये बहुत बड़ी हो जाएगी और ऑलमोस्ट डेप्थ बहुत ही धीरे 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 करके वेरी करेगी। तो वो भी एक सही अप्रोच है, लेकिन 1:3 मिनिमम है, इससे हमें स्टीप नहीं जाना है। 1:2.5 नहीं जाना है, 1:2 नहीं जाना है, 1:1 तो जाना ही नहीं है। तो इस सारी डिस्कशन के बाद इसको मैं वापस से अब डिलीट करता हूँ और हम वापस आते हैं जो हम कंप्यूट कर रहे थे बेसिकली उस पे, कि ये कैसी चीजें होंगी। ओके, तो यहाँ पे अब अगर मैं 0.5 लेता हूँ और ये वाली डायमेंशन जो हमें टिप पे 0.5 आ गई है, फेस पे अब क्या आनी चाहिए ये हम करेंगे डिसाइड। इसके लिए मैं एक बार वापस से रेड पेन चूज कर लेता हूँ। तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, अगर आप 1000 कर लोगे सीधी, या मतलब टोटल यहाँ 1000 कर लोगे, तो भी आप ये स्लोप कैलकुलेट करके इंश्योर कर सकते हो कि क्या वो 1:2 से ज़्यादा 1:3 से ज़्यादा है या कम है। तो लेट्स से अगर मैं इसको 1:3 के हिसाब से करूँ, अगर ये वैल्यू है 3 और ये वैल्यू है 1, और उसके लिए मुझे ये एज्यूम करना पड़ेगा। तो लेट्स से मैं अभी फुटिंग डायमेंशंस के लिए इसे एज्यूम कर रहा हूँ 2 मीटर्स। ओके, तो अब मुझे ये वाली वर्टिकल डायमेंशन निकालनी है। इसके लिए कुछ नहीं करना है, सिमिलर ट्राइंगल्स का जो कॉन्सेप्ट है, अगर ये 1:3 है और ये 2 मीटर्स है, लेट्स से ये x है, यहाँ पे जो x आएगा, तो 1/3 विल बी इक्वल टू x/2 एंड x विल बी इक्वल टू 2/3। तो ये वैल्यूज आएंगी अराउंड 0.66। 2/3 इज 0.66। तो 0.66 का मतलब है कि ये वाली जो डायमेंशन है ये आ रही है 0.66। आप इसको अब राउंड ऑफ भी कर सकते हो, अगर आप 0.7 ले लोगे तो भी आपका बेनिफिट ही है। इससे कम लोगे तो ये 1:3 की रेशियो मेंटेन नहीं हो पाएगी। तो आप इसको 0.7 ले लो, और हम 0.7 ही इसको लेते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये तो मैंने कैलकुलेशंस के लिए आपको बताया कि ये आई कहाँ से एक्चुअली। तो इसको 0.66 को मैं ले रहा हूँ 0.7, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी 0.7। तो अगर ये 0.7 आ गई है अब, तो फिर ये लेवल क्या आना चाहिए, कुछ नहीं करना है, जो ये वाली वैल्यूज निकाली है इसमें 0.7 ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा 553 अपॉन, सॉरी 0.8, यही होगा ना। इसको थोड़ा और जूम इन कर लेते हैं, तो जो हमारे काम की वैल्यूज हैं उसे ना मैं थोड़ा एक थोड़ा सेग्रीगेट कर लूँ कि ये 552 काम की वैल्यू है, 553.1 है, और ये काम की वैल्यू है, बाकी सारी कैलकुलेशन है। इस सारी चीज़ों को ना हम एक्सेल में फॉर्मुलेट करेंगे ध्यान से, और एक्सेल में मैं फॉर्मुलेट आपसे पहले ही हो सकता है कर दूं, ताकि हमारा टाइम सेव हो। और फॉर्मुलेट करने का मेन पर्पस खास करके अबटमेंट्स में ये है, क्योंकि बहुत बार आप सारी चीज़ें प्रीलिमिनरी डायमेंशंस के हिसाब से कर तो देते हो, लेकिन एंड में क्या होता है, आपकी स्टेबिलिटी में अबटमेंट फेल हो जाती है। स्टेबिलिटी चेक्स अबटमेंट पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, और हम एक केस में स्टेबिलिटी चेक नहीं करेंगे, 3-4 केसेस में स्टेबिलिटी चेक करेंगे। पहला केस लेंगे जब सिर्फ अबटमेंट पड़ी है, अभी कुछ नहीं पड़ा, ऊपर सुपर स्ट्रक्चर बना ही नहीं है। और आपको ये पता होना चाहिए कि खाली अबटमेंट पे कभी भी बैकफिलिंग नहीं करते हैं पूरी, अदरवाइज डायरेक्ट अर्थ प्रेशर आ जाएगा, बिना किसी चीज़ के ही वो मतलब टिल्ट हो जाएगी या मूव कर जाएगी। तो हमेशा ड्राइंग के नोट्स में इंडिकेशंस और डायरेक्शंस भी कभी कभी मेंशन होती हैं कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए, कि अनटिल एंड अनलेस आप सुपर स्ट्रक्चर रख दो अबटमेंट पे, पूरा बैकफिल उसे नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें आपको बताने के पीछे इंटेंशन यही है, कि जब आप ऐसी बातें इंटरव्यू में या किसी डिस्कशन के साथ या अपने सीनियर्स के साथ करोगे ना, तो यार हो सकता है वो इम्प्रेस हो जाए और उसे भी लगे कि हाँ यार ये तो सही बंदा है, इसके साथ इंटरेक्शन की जा सकती है, इससे बातें करने में उसका भी फायदा हो सकता है और तुम्हारा भी हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। बट हम एक केस करेंगे जिसमें सिर्फ अबटमेंट खड़ी है और कुछ नहीं खड़ा है, फिर दूसरा केस करेंगे जिसमें स्पैन डिसलॉज हो गया ड्यू टू सम रीजन, हो सकता है राइट वाला स्पैन गिर गया, कुछ हो गया। उस केस में क्या आपकी अबटमेंट स्टेबल रहेगी, वो भी हम चेक करेंगे। फिर हम एक केस करेंगे जब नॉर्मल जिंदगी नहीं चल रही है, तूफान भी आ गया, वाटर करंट भी आ गया, सीस्मिक फोर्स भी आ गया, और फिर फैक्टर्स तो चेंज हो जाएंगे। फिर हम देखेंगे कि क्या सीस्मिक केस में अबटमेंट स्लाइड कर रही है, ओवरटर्निंग में सेफ है। तो ऐसे 3-4 केसेस हम करेंगे, और जब ये स्टेबिलिटी चेक्स आप पूरे
तीनों चारों केसेस में अप्रूव कर दोगे, उसके बाद आप मान सकते हो कि आपके अबटमेंट की जो डायमेंशन आपने प्रीलिमिनरी डिसाइड किए हैं वो ओके हैं। और जो काफी लोग एफिशिएंट इंजीनियर के डिबेट करते हैं, वो फिर करते हैं दूसरा साइकिल। मान लो आपकी प्रीलिमिनरी डायमेंशन होगी पास, और आपको मार्जिन दिख रहा है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर 1.5 है, लेकिन आपके आपके स्ट्रक्चर में वो आ रहा है 1.9, तो आपके पास 0.4 का मार्जिन है ना। तो वो 0.4 का मार्जिन आप कम कर सकते हो, आप उस 1.5 फैक्टर ऑफ सेफ्टी को 1.55 करा सकते हो, 1.6 करा सकते हो, 1.9 से कम ला सकते हो। तो हो सकता है अभी ये बातें आपको समझ नहीं आ रही हो, बट जब हम करेंगे वो सारे फैक्टर्स तो बहुत ही क्लियर होगा और मजा आएगा। और ऐसा भी होता है कि जब आप 1.9 फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ रहा है, उसको 1.5 के पास ला रहे हो सकता है आपका सेफ बेयरिंग कैपेसिटी में फेल हो जाए। तो इसीलिए अबटमेंट्स को, या मतलब सारी कैलकुलेशंस को जो हमारे आसपास हो रही हैं या जो हम करेंगे, उसे एक्सेल में एक बार तो यार बनाओ, खुद से बनाओ। खुद से बनाओगे तो सही समझ आएगा और आपको पता होगा कौन सा सेल कैसे काम कर रहा है। अगर मैं अब डायमेंशन चेंज कर दूंगा तो मुझे ये सारी चीजें फिर से करनी पड़ेंगी। जैसे अभी हमने 1:3 के लिए किया, अब मैं 2 मीटर लेके किया ना, अगर मैं इसको 4 मीटर करूंगा तो 1:3 के हिसाब से मुझे वापस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो भाई अगर यही करते रहेंगे तो फिर सबमिशंस नहीं होंगे। इसलिए एक्सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉलेजेस में तो सिखाते ही नहीं है, 4 ईयर सीरीज पढ़ा ली, टेलर सीरीज पढ़ा ली, सारी सीरीज पढ़ा ली दुनिया भर की, लेकिन यार ये नहीं बताया कि उसकी एप्लीकेशन आप करोगे या नहीं करोगे। पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए वो काम में आती है डेफिनेटली, बट यार उसमें भी काफ़ी ऑटोमाइजेशन आ चुकी है। मेरे अकॉर्डिंग तो एक्सेल को अब घुसा देना चाहिए स्टार्टिंग फ्रॉम कॉलेज के फर्स्ट ईयर से, और बच्चों को खुद ही बोल देना चाहिए कि आप ये इस पे असाइनमेंट्स करो, सिंगली रिइंफोर्स बीम पढ़ लिया, इस पे बना के दो आप। तो उससे बहुत बेनिफिट होगा। तो ठीक है, एनीवेज ये 3 वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, और अब हमारे पास टॉप पे एफआरएल भी है, तो मैं इसको ना डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ एफआरएल की वैल्यू हम वही ले रहे हैं जो ऑलरेडी इस वाले प्रोजेक्ट में शायद दे रखी है, इसे मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। तो एफआरएल जो टॉप लेवल होगा वही तो डर्ट वॉल का टॉप होगा, पहले इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हो, एफआरएल का लेवल और डर्ट वॉल का लेवल फ्लैश होता है हमेशा। अब कभी कभी लोग डर्ट वॉल के ऊपर वेरिंग कोड भी डाल देते हैं। भाई ऐसा नहीं करना है कभी भी, ये अगर आप ड्राइंग्स में भी करवाते हो तो वो नहीं करना है। डर्ट वॉल के ऊपर वेरिंग कोड लाना मतलब यहाँ पे होता है एक्सपेंशन गैप। तो आप एक्सपेंशन गैप को बंद करोगे, मतलब समझ रहे हो आप बात को। तो वेरिंग पोर्ट एक्चुअली इसके हमेशा नीचे होता है रियल सेंस में। जैसे यहाँ पे एक्सपेंशन गैप आएगा ना, तो वेरिंग पोर्ट का टॉप और डर्ट वॉल का टॉप फ्लश होता है, इसके ऊपर वेरिंग कोट नहीं पड़ा होता। तो काफी ड्राइंग्स में देखता हूँ, या पहले जब देखता था अपने प्रीवियस कंपनीज में, तो वहाँ पे ये सब कॉमन कमेंट्स होते थे। तो ये भी चीज़ डिस्कस हो गई। अभी यार फाइनली टाइम निकलता जा रहा है ऐसे ही। मैं आपको बताता हूँ एफआरएल की वैल्यू। यहाँ पे एफआरएल है 559.818। तो आपको समझ आ रहा है ना कि हम ये कर क्यों रहे हैं। हम इसलिए कर रहे हैं कि भाई हमारे पास प्रीलिमिनरी डायमेंशन ज़्यादा है हमारे अबटमेंट वॉल की, उसके बाद बाकी जो दुनियादारी होगी फोर्सेस की वो चलेगी। अगर आपके पास हाइट ही नहीं होगी तो आप कितना प्रेशर कैलकुलेट करोगे। इस वजह से ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। तो देखो आपके पास 1, 2, 3 एंड 4 फोर लेवल्स आ गए हैं। जैसे इसको मैं 1, 2, 3 एंड 4 अगर बोलता हूँ तो 4 लेवल्स आपके पास आ गए हैं। अब हमें निकालना है डर्ट वॉल की हाइट, जो शायद हम कल भी डिस्कस कर रहे थे कि डर्ट वॉल की हाइट डिपेंड करती है सुपर स्ट्रक्चर की हाइट्स पे। अब बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, इसको देखो। 14.5 जो स्पैन मैंने मेंशन किया हुआ है वो बेरिंग टू बेरिंग है, और 16 मीटर एक्सपेंशन टू एक्सपेंशन है। तो इट मीन्स कि ये 750 mm का जो गैप है, दोनों साइड से अगर मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा 14.5 में तो 16 बन जाएगा। तो अब 14.5 मीटर स्पैन के लिए एक आरसीसी, पीएससी गर्डर की नहीं, आरसीसी गर्डर की डेप्थ की रेंज जनरली 1.3 से 1.4 या 1.2 भी होती है। बट मैंने अभी फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस ले रखी है 1.4 मीटर्स। तो अब हम डिसाइड करते हैं कि डर्ट वॉल की हाइट, या मतलब ये जो अबटमेंट कैप का टॉप लेवल आप देख रहे हो वो कैसे आएगा। तो इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, और आपको ना अब क्रॉस सेक्शन भी थोड़ा देखना पड़ेगा। ये जो एफआरएल वैल्यू होती है ना, पहले ये यहाँ क्रॉस सेक्शन पड़ा था, कौन ले गया उसको, ये रहा। तो जो भी एफआरएल वैल्यू होती है वो ऐसा नहीं है कि पूरे क्रॉस सेक्शन में यूनिफॉर्म रहेगी। एक सेकेंड।
तो देखो अभी हम क्या कंसीडर करेंगे हमारे इस वाले केस में, हम कंसीडर करेंगे कि FRL है यहाँ पे सेंटर पे। काफी ब्रिजेस में FRL होता है बिल्कुल एज पे यहाँ पे, और फिर जो भी कैम्बरिंग हुई होती है, हम अभी कंसीडर कर रहे हैं कि हमारा बाय डायरेक्शनल कैम्बर है, जैसे मतलब सेंटर से ये भी 2.5% पे स्लोप आ रही है और ये भी 2.5 पे। इस इमेज को देख के आपको हो सकता है ये लग रहा हो कि ये तो सीधा ही लग रहा है, बट उस पर हमें नहीं जाना है। हम वो कैसे प्ले करेंगे, हम यहाँ पे पेडेस्टल का साइज वेरी कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा बड़ी हाइट का पेडेस्टल पड़ा होगा और यहाँ पे थोड़ी छोटी हाइट का पेडेस्टल पड़ा होगा बेस्ड ऑन दिस रेशो, और ये कैसे कंप्यूट होता है ये हम देखेंगे अभी। और सिमिलरली जो भी कैम्बर आना होगा वो अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपका एक गर्डर थोड़ा ऊपर रखा है और एक गर्डर थोड़ा नीचे रखा है, तो ये 2.5% के हिसाब से वो लेवल्स क्या आते हैं वो भी हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि तभी डर्ट वॉल आएगी। तो अब देखो ये स्पेसिंग आपको पता है 3.25 है। अभी जैसे कि मैंने आपको बोला कि हम FRL एज्यूम कर रहे हैं, यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये हमारा FRL लेवल है। और हर ब्रिज में ये कभी एज पे होता है कभी सेंटर पे होता है। ये हाईवे से आपको कंफर्म करना पड़ता है कि हाईवे की सेंटर लाइन और अगर आपकी ब्रिज की सेंटर लाइन सेम है, फॉर एग्जांपल ये अलाइनमेंट जा रही है लेट्स से, ठीक है, और ये जो मैंने अभी ब्लैक में बनाया है ये आपका ब्रिज का पोर्शन है। तो अगर हाईवे की सेंटर लाइन अलाइनमेंट है, ये पूरी हाईवे की अलाइनमेंट की सेंटर लाइन और आपकी ब्रिज की सेंटर लाइन कोइंसाइड कर रही है, तो वो आपको हो सकता है सेंटर पे ही FRL देगा। और हमारे केस में हम अभी यही अज्यूम कर रहे हैं कि FRL यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो अब हमें निकालनी है डर्ट वॉल की हाइट। डर्ट वॉल की हाइट के लिए हमें ये जो पेडेस्टल्स यहाँ बने होंगे, जैसे अगर हम अब इस वाले इमेज को कंसीडर करते हैं एक साफ सुथरी जगह पे, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको कहीं यहाँ पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो हमें बेसिकली करना क्या है, हमें अब एक्चुअली डर्ट वॉल की हाइट के लिए गर्डर की, सॉरी, सुपर स्ट्रक्चर की टोटल डेप्थ जो इस लेवल से लेके इस लेवल तक आएगी, मतलब यहाँ से तो हमें सिर्फ सुपर स्ट्रक्चर की डेप्थ मिलेगी, जिसको मैं सुपर स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, सुपर स्ट्रक्चर। और ये वाली डायमेंशंस पेडिस्टल की डायमेंशंस हैं, ये भी कैसे आती हैं ये मैं आपको बताता हूँ। अगेन वापिस से IC 78 के अकॉर्डिंग मिनिमम पेडिस्टल की जो डायमेंशन होती है, मतलब हाइट जो होती है, दैट इज 150 mm। इससे कम आपको रखनी नहीं है, कोड अलाउ नहीं करता है। और मैक्सिमम कितनी होती है अगर किसी को पता है, मेरे लिखने से पहले चैट बॉक्स में बता दो तो ठीक है, बट वो मैक्सिमम होती है 500 mm एज पर IRC 78। अगर ये चीज IRC 78 में 500 mm से ज्यादा आ रही है ड्यू टू सम रीजन, वो कौन से रीजन होंगे वो भी किसी दिन मैं आपको बताऊंगा, तो हम वहां पे देते हैं स्टेप पियर कैप या स्टेप्ड अबटमेंट। अबटमेंट्स पे तो ऐसा नहीं होता है, स्टेप पियर कैप हम देते हैं। अ, जैसे चलो किसी और दिन बताएंगे। यहाँ पे अब हम डिस्कस कर रहे हैं ये पेडेस्टल का लेवल, और अब एक पेडेस्टल के ऊपर क्या होगा, पेडेस्टल दे ही क्यों रहे हैं, कोई बता सकता है चैट बॉक्स में पेडेस्टल देने का पर्पस क्या है। ये जो मैंने अभी ब्लैक से हाईलाइट किया ना ये बेरिंग है, बेरिंग मानी हुई है। और लेट्स से बेरिंग इलास्टोमेरिक बेरिंग्स रहेंगी हमारे इस केस में, जिनकी थिकनेस हम अज्यूम कर लेते हैं 120 mm रहेगी। और पेडेस्टल की मिनिमम हाइट है 150 mm, है ना। तो आप बोलोगे पेडेस्टल की मिनिमम हाइट अगर 150 mm है तो टोटल 270 mm बन गई। चैट बॉक्स में मैसेज आया है बेरिंग, ओके गुड। तो 270 mm अगर ये बन गई है पेडेस्टल की और बेरिंग की हाइट मिला के, तो जैसे ये वाला जो मैंने यहाँ पे अरेंजमेंट बनाया ना, ये बेरिंग प्लस पेडेस्टल बनाया है, तो यहाँ पे मैं 270 अगर लिख देता हूँ और सुपर स्ट्रक्चर की टोटल लेफ्ट में ऐड कर देता हूँ, तो यही तो डर्ट वॉल की हाइट होगी। ये चीज़ क्लियर हुई है आपको। अगर ये डर्ट वॉल की हाइट है तो मैं इस वाले FRL में से डर्ट वॉल की ये डायमेंशन माइनस करके दूंगा, तो यहाँ पे लेवल आ जाएगा। बट यहाँ पे एक छोटा सा कैच है, वो छोटा सा कैच यही है जो मैं आपको बता रहा था। वापिस से इस वाले इमेज पे अगर मैं फोकस करता हूँ और इस सब को, ये पूरी इमेज डिलीट हो गई, वापिस आ जाएगी इमेज। इन सबको अब थोड़ी सी टाइम के लिए डिलीट करते हैं। तो अभी मैंने आपको ये चीज़ बताई जो कैच अभी है बेसिकली, क्योंकि 2.5% का कैम्बर हमें अपने स्ट्रक्चर में देना है। ये क्यों देना है, ये देना है हमें ताकि एज सुन एज बारिश हो तुरंत पानी डिस्पोज ऑफ हो जाए।
और भाई ये भी आप चीजें नोट किया करो, कभी कभी ड्राइंग्स में कैम्बर दिया होता है इस साइड, जब ड्राफ्टी बनाते हैं ना बिल्कुल मतलब सस्ते नशे करके कि आज सबमिशन है, आज ही सबमिशन है, कैम्बर की स्लोप 5% 7% कुछ भी जो होगी इस साइड दे रखी है, लेकिन ड्रेनेज पाउट लगा रखे हैं इस साइड। तो वो कहाँ से पानी कहाँ जाएगा यार, ये चीज आपको ध्यान करनी पड़ती है, क्योंकि काफी टाइम पे कॉपी पेस्ट वाली चीजें हो रही होती हैं, और अगर सही से रिव्यू ना हो तो स्लोप पानी मतलब कैम्बर आपने स्ट्रक्चर पे ऐसे दे रखा है, ड्रेनेज पाउट यहाँ लगा रखा है, तो ये सारी चीजें आपको ना इंश्योर करनी चाहिए। तो ड्राइंग चेक करना अपने आप में एक स्किल है यार, मतलब सारे लोग बस फॉर्मेलिटी के लिए करते हैं, काफी लोग, तो ये तो मैंने ऑब्जर्व किया ही है। बट ड्राइंग चेक करने में टाइम भी लगता है, और सही से करनी चाहिए तभी बेनिफिट होगा और रिविजन्स कम होंगे। तो मेन जो कैच, अभी हम वापस आते हैं यार, यहाँ पे छोटा पेडेस्टल होगा, यहाँ पे भी सेम पेडेस्टल की हाइट होगी क्योंकि ये डिस्टेंस सेम है, और ये कैसे आएगा अभी हम बताते हैं। और यहाँ पे होगा थोड़ा बड़ा हाइट का पेडेस्टल। तो जो हमने अभी बेरिंग हाइट्स निकाली हैं, इसको मैं ब्लैक करता हूँ। देखो 2.5% की स्लोप है, इसका मतलब 0.025। ठीक है, 2.5% यही तो होता है। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इस डिस्टेंस से 3.25 से, तो अगर यहाँ पे मान लो इस वाले पॉइंट पे एफ आर एल था, जो भी वैल्यू हमारी थी, इसको मैं वापस लेट से नोटेट करता हूँ। इस एफ आर एल की वैल्यू लेट से जो भी आ रही थी वो हम लिखते हैं। तो इसमें से मुझे यहाँ पे आने के लिए 2.5% के कैम्बर के साथ ये इसमें से माइनस करना पड़ेगा, है ना। और क्योंकि कैम्बर की स्लोप ऐसे ही है, 2.5% इस साइड 2.5% इस साइड, तो इस केस में भी अगर मुझे गर्डर के सेंटर पे आना है तो मुझे दूसरे केस में भी यही करना पड़ेगा, एफ आर एल माइनस 0.025 इंटू दिस स्पेसिंग। तो अब एफ आर एल की वैल्यू क्या थी ये मैं एक बार जल्दी से देख लेता हूँ, 559.818। तो अब हम जल्दी से करेंगे कैलकुलेशंस। 559.818 में से इस वाली वैल्यू को अगर माइनस करो तो 0.025 इंटू 3.25, ये आता है 0.08125। अब इसको मैं माइनस करता हूँ 559.818 से, अब मेरे हाथ में कैलकुलेटर है उससे कर रहा हूँ मैं। ये आ जाएगा 559.736। तो ये वाली जो वैल्यू आई है ना, ये अभी टॉप पे आई है, मतलब आप ऐसा नहीं सोचो कि यहाँ पर आ गई है। अब इसमें से फर्दर माइनस होंगी काफ़ी चीज़ें, 559.736 में से काफ़ी चीज़ें अभी माइनस होने वाली हैं। अब इसमें से क्या माइनस होगा, अभी हम पहुंचे हैं बस यहाँ पे टॉप पे, यहाँ पे होगा वेरिंग कोड। पहले तो वेरिंग कोड सब्ट्रैक्ट करेंगे जो कि 65 mm है, उसके बाद आएगा डेक्स स्लैब। तो डेक्स स्लैब सब्ट्रैक्ट करेंगे, डेक्स स्लैब की थिकनेस हमने ले रखी है लेट्स से 220 mm, और ये यूनिफॉर्म रहेंगी थ्रू आउट हमारे इस एनालिसिस में। तो 220 के बाद गर्डर की मैंने यहाँ पे ले रखी है 1.4, और यहाँ से मैं 1440 ले लेता हूँ। तो इनको मीटर्स में कर लेते हैं ताकि ये वाली वैल्यू मीटर्स में है इसलिए। तो ये मैंने मीटर्स में कर दिया, और वेरिंग कोड को भी अभी 0.065 ले लेते हैं। तो आप कहाँ पहुँच जाओगे, आप पहुँच जाओगे गर्डर के बॉटम पे। अभी भी आप यहाँ नीचे नहीं पहुँचे हो, समझ रहे हो इस चीज़ को। तो आप पहुँच जाओगे गर्डर के बिल्कुल बॉटम पे। तो यहाँ से वापिस से सब्ट्रैक्ट करते हैं जल्दी से, -0.22 -1.44, तो ये वैल्यू आ रही है 558.011, एंड दिस इज द वैल्यू एट गर्डर बॉटम। और मैंने आपको बताया था कि जो सबसे मिनिमम साइज पेडेस्टल का क्या लेना है, 150 mm लेना है। तो 150 mm वाले पेडेस्टल्स यही हैं जो लेफ्ट और राइट में पड़े हैं। ये वाला पेडेस्टल थोड़ा ज़्यादा बड़ा होगा, इसलिए बड़ा होगा ताकि कैम्बर मेंटेन हो सके, हमें डेक से कोई छेड़खानी नहीं करनी, डेक थ्रू आउट 220 की रहेगी बस। पेडेस्टल का साइज वेरी करके ये चीज़ आ जाएगी। तो अब हम गर्डर के बॉटम तक आ गए हैं, इसको मैं अगर गर्डर बॉटम लिख देता हूँ। अब फिर डर्ट वॉल पे पहुंचने तक क्या रह गया बीच में, बेरिंग माइनस बेरिंग थिकनेस एज वेल एज पेडेस्टल की हाइट। अब क्योंकि ये सबसे छोटा पेडेस्टल है इस वाले स्ट्रक्चर में, तो ये क्या आएगा, 558.011 -0.12, जो कि बेरिंग थिकनेस 120 mm ले रखी है, और 0.15। तो इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे, 0.12 भी माइनस कर दिया, 0.15 भी कर दिया,
तो वैल्यू आती है 557.741। और ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू एक्चुअल में इस लेवल पे है, ये वाली वैल्यू 557.741। तो अब अगर आपको कोई बोले डर्ट वॉल की हाइट क्या होगी, तो आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों को मतलब फिफ्थ और फोर्थ को सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं इसको सब्ट्रैक्ट करके आपके सामने लिख रहा हूँ ये वैल्यू, और ये वैल्यू आती है 2.077। तो डर्ट वॉल का भी आ गया, ये वाला लेवल आ गया। अब आपके पास कुछ बचा ही नहीं है, एफएलएल है, फाइनल है, टोटल हाइट भी आ जाएगी क्योंकि फोर्थ और फर्स्ट वाले से आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो टोटल हाइट आ जाएगी अबटमेंट की। फिर अबटमेंट कैप क्या होनी चाहिए, मतलब ये वाली डायमेंशंस क्या होनी चाहिए। इसमें भी एक्चुअली हम 1:3 वाला जो फंडा है वो लगा सकते हैं, बट यहाँ पे वो मैंडेटरी नहीं है क्योंकि वो क्लॉज ओपन फाउंडेशंस के लिए ही बना गया है। और अगर आप देखोगे, अगर आपने बॉक्स स्ट्रक्चर्स किए होंगे तो 150 बाय 150 का हॉन्च होता है छोटे स्ट्रक्चर्स में, 250 बाय 250 का होता है। तो ये चीज कैसे आएगी, ये अब इन फैक्टर से नहीं आएगी, ये आएगी आपके बीच, आपका ये जो 750 का गैप बीच में पड़ा है उसके बाद क्या स्पेसिंग यहाँ रह जाती है, और फिर उससे ये वैल्यू आएगी। तो इस वैल्यू को हम करेंगे कैलकुलेट कल या नेक्स्ट सेशन में। और उससे पहले ये जो भी आपके पास अभी आज 5 तक लेवल वैल्यूज आई हैं, ये मैं एक्सेल में प्लॉट कर दूंगा। एक्सेल में कहाँ प्लॉट करूंगा आपको अभी बता देता हूँ। ये जो आप अभी देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे एक्सेल की वैल्यूज, यहाँ पे मैं इन सारी वैल्यूज को यहाँ एफआरएल लेवल्स लिख दूंगा यहाँ पे, फिर हम ये सारी चीजें अपने आप कंप्यूट कर देंगे और इसको फिर फाइनल ट्रीट करेंगे बाकी सारे फोर्सेस कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है। पेडिस्टल क्यों देते हैं, आंसर आया है बेरिंग्स को होल्ड करने के लिए। एक तो ये रीजन है जो कि सही है, एंड दूसरा रीजन जो अभी आपको मैं बताता हूँ वो इस वाले वाइट बोर्ड पे बताता हूँ, जो कि जूम का अपना वाइट बोर्ड है। तो यार कुछ नहीं करना होता, पेडिस्टल देखो आपके पास है सिंपली सपोर्टेड स्ट्रक्चर, और सिंपली सपोर्टेड स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, यहाँ पे मान लो मैं पेडिस्टल दे रहा हूँ, ये यार कभी कभी ना बनता नहीं है ड्राइंग सही से। तो ये पेडिस्टल है और दूसरी साइड पे भी ऐसी पेडिस्टल पड़ा होगा। तो पहली बात तो ये है कि अगर आपके पास सिंपली सपोर्टेड स्ट्रक्चर है, तो सिंपली सपोर्टेड स्ट्रक्चर पे आपको पता है जब भी बेंडिंग होगी तो यहाँ पे कुछ रोटेशन आएंगी ना, सैगिंग आएगी। सिंपली सपोर्टेड है, उड़ तो सकता नहीं है, हॉगिंग तो हो नहीं सकती इसमें। तो अगर यहाँ पे रोटेशन आएंगी और आपने पेडेस्टल दिया ही नहीं है, मान लो डायरेक्टली यहाँ पे आपने कैप पे रख दिया है अपने गर्डर को, और ये जो बेंड होना था यहाँ से, वो अब यहाँ से बेंड नहीं हो पाएगा, तो ये वाली जगह टूट सकती है क्योंकि यहाँ पे सैगिंग आएगी तो स्लोप आनी ही आनी है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए एक रीजन ये है पेडिस्टल देने का, और डेफिनेटली बेरिंग्स को सपोर्ट करता है तो उसके लिए तो वो रीजन वैलिड है ही। और दूसरा एक रीजन है जो शायद अभी आप नहीं फिगर आउट कर पाए, वो ये है कि जब भी हमें बेरिंग्स की मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, अगर आपने पेडिस्टल ही नहीं दिया होगा, ये मैंने ना एक्चुअली एक क्रॉस सेक्शन बनाया हुआ है, तो आप यहाँ पे जैक्स लगाओगे कहाँ, तो ये हैं जैक जिससे आप पूरे स्ट्रक्चर को लिफ्ट करोगे ड्यूरिंग द मेंटेनेंस ऑफ बेयरिंग्स। तो अगर आपके पास पेडिस्टल्स होंगे तो एटलीस्ट 150 mm की तो हाइट होगी ना। तो 150 mm की हाइट है तो आप जैक इजीली लगा सकते हो, पूरे सुपर स्ट्रक्चर को जैकअप कर सकते हो, और इस वजह से भी आप पेडिस्टल देते हो। तो पेडिस्टल के काफी रोल्स हैं। पहला रोल तो हमने अभी देखा ही क्लास में, कि जो कैम्बर है या क्रॉस स्लोप है उसको इंश्योर करता है ये, कैम्बर वेरिएशन हो सकती है। इस पे ना मैंने अबटमेंट के कंपोनेंट्स पे बहुत पहले, जब मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था यूट्यूब चैनल का, तब वीडियो वैसे ही बना ली थी। वो अभी पड़ी है यूट्यूब पे, उस पे आप देखना पेडेस्टल्स वेरी कर रहे हैं। वो एक कर्व्ड ब्रिज है, जो आप ग्रिलेज एनालिसिस पढ़ते हो और उसमें जो थंबनेल बना है ना वो उसी ब्रिज का है। वो एक कर्व स्ट्रक्चर है, कर्व स्ट्रक्चर पे आप देखो एक पेडेस्टल बड़ी हाइट का, फिर दूसरा थोड़ी कम हाइट का, ऐसे ऐसे करके ये वेरी हो रहे हैं। और जो सबसे साइड में है इसकी हाइट 150 mm है और बाकी ये सारे बढ़ रहे हैं। तो पहला रोल है पेडिस्टल्स का कैम्बर इंश्योर करना अगर स्लोप है या कर्व है। दूसरा मैंने आपको बताया कि जैकिंग फोर्सेस में हेल्प करता है, जैकिंग करने में हेल्प करता है बेरिंग मेंटेनेंस के टाइम पे। तीसरा है कि सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो यहाँ पे जो भी स्लोप्स बनते हैं एज अ सिंपली सपोर्टेड बीम की जो आइडेंटिटी है उसको इंश्योर करता है ताकि अबटमेंट कैप आपकी स्पेलिंग ना आ जाए, उसमें टूट ना जाए। तो इसको हम लिख सकते हैं कि स्लोप मेंटेन करने के लिए बेंडिंग के कारण जो आती है, और दूसरी स्लोप कोई नहीं है।
फिर डेफिनेटली बेरिंग्स को तो सपोर्ट करता ही है, इसमें तो कोई डाउट्स है नहीं। और ये तो वो है बेसिक सी चीजें। अब जो मैं आपको एक एडवांस चीज बताने वाला हूँ, कभी कभी पेडेस्टल्स को एज अ सीस्मिक रिटेनर की तरह भी यूज किया जाता है। उसके लिए आप जो आपका जो क्रॉस बीम बनता है उसमें थोड़ी सी चीजें हम इंक्लूड करते हैं। जैसे अगर ये नॉर्मल क्रॉस बीम ये था, तो यहाँ पे ना थोड़ा सा क्रॉस बीम हम इसी में एम्बेड कर देते हैं, मतलब थोड़ा सा इसको इस शेप का बना देते हैं। तो अब जब भी आपका जैसे यहाँ पे पेडेस्टल पड़ा है, तो वो पेडेस्टल बेरिंग को भी सपोर्ट करेगा, जो यहाँ से गर्डर्स निकलेंगे। ये एक थोड़ा छोटा सा व्यू है। और सीस्मिक फोर्सेस में भी हेल्प, मतलब सीस्मिक फोर्स ट्रांसफर में भी हेल्प करेगा। तो ये भी एक है, रिस्ट्रेनर का काम भी करते हैं पेडेस्टल्स। तो यार ये तो मतलब आउट ऑफ द बॉक्स आज इस पे कुछ डिस्कशन होनी नहीं थी, बट कर ली क्योंकि एक क्वेश्चन अराइज किया था। तो ये जो 4 लेवल्स आए हैं, यहाँ तक कोई डाउट नहीं आना चाहिए। अब मैं कर रहा हूँ इस क्लास को यहाँ पे टर्मिनेट कर रहा हूँ।